नमस्कार मित्रों, मैं CA अग्रवाल लीगल लेमरेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 194Q की, जो कि एक TDS का सेक्शन है और 1 जुलाई 2021 से यह हर बिजनेसमैन पर एप्लीकेबल होने वाला है। कुछ बिजनेसमैन जो इस सेक्शन से एग्जम्प्ट रहेंगे, जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे और केस टू केस हम डिस्कस करेंगे। जो सेशन है हमारा, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, मैं उनका आंसर दूंगा और उसी में ये सारे सेक्शन का क्रक्स आपको पता लग जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 194Q क्या कहता है। तो कहता है, एनी पर्सन बीइंग ए बायर हु इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी सम टू एनी रेजिडेंट for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year। अब यहाँ प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 21-22 की बात हो रही है। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी को परचेज ऑफ गुड्स के अगेंस्ट 50 लाख से ऊपर का पेमेंट करता है तो उसके इसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो हमें 0.1% का TDS यहाँ पे काटना होगा। अगर पैन नंबर नहीं है तो 5% की TDS की लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ बायर जो भी पेमेंट करेगा या उस कोई भी परचेज को क्रेडिट करेगा, जो भी पीरियड पहले होगा, वहाँ हमको ये TDS डिडक्ट करना होगा। और एज पर नॉर्मल प्रोविज़न जो भी TDS हम जिस डेट पे जमा कराते हैं, जैसे TDS की रिटर्न भरते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर और उस केस में 26Q के अंडर हम रिटर्न फाइल करते हैं, सेम उसी प्रोविज़न में इसकी भी रिटर्न हम फाइल करेंगे। तो ये बेसिकली कहता है एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स। तो आपने इसकी लैंग्वेज से समझा होगा, जो भी जिससे भी हम परचेज करें, जिसको भी हमें पेमेंट करना है, वो रेजिडेंट सेलर होना चाहिए। अगर रेजिडेंट सेलर है तो हम इस TDS के सेक्शन में TDS उस परचेज पे हम काटेंगे। तो अगर इसकी एम्बिटी में जाएं, अगर इसको डेप्थ में जाएं, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ये TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि हम आउटसाइड इंडिया से मंगाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी हमारा सेलर होगा वो रेजिडेंट नहीं होगा। अगर रेजिडेंट नहीं है तो उस केस में ये सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये किन किन बायर पे अप्लाई होगा, तो आगे इस सेक्शन में कह रहे हैं कि जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर है। टर्नओवर सिर्फ टर्नओवर नहीं, ग्रॉस रिसीप्ट भी 10 करोड़ से ऊपर है। इस ग्रॉस रिसीप्ट में चाहे वो गुड्स से हो, चाहे वो सर्विस से हो, किसी भी सेल के थ्रू अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 10 करोड़ से ऊपर है तो ये सेक्शन आप पे अप्लाई होगा फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए हम 20-21 में होने वाले टर्नओवर के ट्रांजैक्शन को हमें देखना होगा। अगर वो 10 करोड़ से ऊपर है तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसमें ये सेक्शन कब कब अप्लाई नहीं होगा और क्या क्या क्वेश्चन हैं, आप हम कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे। स्क्रीन पे भी मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, कुछ आंसर भी हैं। तो किस डेट से एप्लीकेबल होगा? 1 जुलाई 2021 से ही एप्लीकेबल होगा। व्हाट शैल बी द टाइमिंग ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स हमें किस टाइम पे डिडक्ट करना है? तो इसका आंसर ये है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू अकाउंट ऑफ सेलर। जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं उसी समय अकाउंट्स में क्रेडिट कर देते हैं, उस सेलर के अकाउंट्स में क्रेडिट कर देते हैं, चाहे पेमेंट आप बाद में करें, चाहे पेमेंट आप एडवांस में करें। तो जो भी एक्शन आपका सबसे पहले होगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, तभी बनेगा। आपको उसी समय पेमेंट डिडक्शन TDS की करनी होगी। चाहे अगर आपने वो सस्पेंस अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया तो भी आपको ये डिडक्शन उसी टाइम करनी होगी।
अब आता है कि व्हाट रेट टैक्स इज टू बी डिडक्टेड। इसका सिंपल है, टैक्स 0.1% ऑफ द परचेज वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs। 50 lakhs की जो विदाउट लिमिट है उससे जितने भी वैल्यू एक्सीड करती है वहाँ पे ये टैक्स हमें काटना है। लेट्स से आपकी बाइंग 60 लाख रुपीज़ की है तो हमें ओनली 10 लाख रुपीज़ जो एक्सीड 50 लाख से करती है उस पर ये TDS की अमाउंट काटनी होगी। अगर बायर का पैन नहीं है, सेलर का पैन नहीं है, तो उस केस में हमें 5% के रेट से TDS काटना होगा। व्हेन सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेल शैल बी डिडक्टेड अंडर दिस प्रोविज़न। तो वो तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। देयर इज ए परचेज होनी चाहिए, रेजिडेंट पर्सन से परचेज होनी चाहिए, और जो परचेज की वैल्यू है वो 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड करनी चाहिए इन एनी प्रीवियस ईयर। यानी 21-22 में आज हम कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की भी परचेज वैल्यू काउंट होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, तो उन्होंने इसलिए ही प्रीवियस ईयर की बात की है। प्रीवियस ईयर में वो पीरियड भी इंक्लूड होगा जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चाहे वो ये सेक्शन 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो तो ये 3 महीने का पीरियड भी इस वैल्यू के लिए काउंटेबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 194 क्यों एप्लीकेबल टू द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। यहाँ पे सेक्शन सिर्फ गुड्स की बात करता है, सर्विस के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई सर्विस को परचेज कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो गुड्स वो कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू गुड्स भी हो सकती है, गुड्स कोई भी हो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए बायर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर दिस सेक्शन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बायर रेजिडेंट है और सेलर भी रेजिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स में सेलर हमारा नॉन रेजिडेंट हो गया तो हमारी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को जाएगी, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके मीनिंग में ही अगर साफ लिखा हुआ है एनी सम पेड टू एनी रेजिडेंट पर्सन, सो इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर TDS टू बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ए डेवलपर। इस सेक्शन का 2 ही एक्सेप्शन हैं, वो हैं कि अगर आप किसी और प्रोविज़न में TDS का डिडक्शन कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर किसी प्रोविज़न में TCS का डिडक्शन कर रहे हैं, TCS कलेक्शन का प्रोविज़न इस किसी पेमेंट पे लग रहा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट 2061CH। उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि TCS का प्रोविज़न है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप परचेज कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सेक्शन 194IA का प्रोविज़न ऑलरेडी इफेक्टेड है, तो उसके इसलिए इस सेक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वेदर TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट मेड टू सेलर, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी एडवांस पेमेंट या कोई भी क्रेडिट करने, जो भी इवेंट हमारा पहले होगा उसी समय हमारे ये इस TDS की डिडक्शन की लायबिलिटी रेज हो जाएगी। अगर हमने उसको एडवांस पेमेंट किया है तो पेमेंट पहले कर दिया है तो हमारी लायबिलिटी रेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर अमाउंट एडवांस एज ए लोन टू सेलर शैल कम विद द एम्बिट ऑफ दिस प्रोविज़न। लोन का अमाउंट किसी भी परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक लोन का ट्रांजैक्शन है जिस पे कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर ये लोन का एडजस्टमेंट हम किसी भी परचेज या सेल ट्रांजैक्शन में करते हैं तो सेक्शन एप्लीकेबल होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स बाय वन ब्रांच फॉर अनदर ब्रांच। एक ही बायर, एक ही सेलर, यानी कि मेरी एक कंपनी जिसका एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच बॉम्बे में है,
तो एक ही पेन पे एक ही बायर एक ही सेलर कैसे टैक्स इफेक्टिव होता है। इसके इफेक्ट करने के लिए दोनों पार्टियां डिस्टिंक्ट पर्सन होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं होंगी। तो उस केस में ये नहीं होगा, डिस्टिंक्ट पार्टी है ही नहीं, सेलर अलग है बायर अलग है, तो ही एक सेक्शन अप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलर हैज मल्टीपल यूनिट्स वेदर परचेज मेड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट नीड टू बी एग्रीगेटेड। इसमें एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टर्नओवर पेन बेस पे देखी जाएगी। अगर आप एक पेन में मल्टीपल यूनिट्स के थ्रू बिजनेस करते हैं तो सारी यूनिट्स का टर्नओवर काउंट किया जाएगा। अगर वो 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस करता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेलर अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट फॉर लोअर डिडक्शन ऑफ TDS। ऐसा कोई इस पर कोई क्लैरिफिकेशन CBDT की नहीं है, क्योंकि सेक्शन 197 और 197A में कोई भी अमेंडमेंट CBDT इनकम टैक्स ने नहीं की है, जिसमें कि उस सेक्शन में 194Q का कोई भी रेफरेंस कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस सेक्शन के लिए लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट हम शायद नहीं ले सकते। फिर भी अगर CBDT कोई भी क्लैरिफिकेशन इस पे देती है तो असेसिंग ऑफिसर से अपना सर्टिफिकेट क्लेम कर सकता है और बायर को देके नील टैक्स रेट से डिडक्शन करा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सेक्शन 194Q एप्लीकेबल ऑन बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सेक्शन पेमेंट देयरऑफ इन एनी मोड की बात करता है। एनी मोड में गुड्स के बदले गुड्स देके भी हम किसी भी कंसिडरेशन को पे कर सकते हैं, तो उस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेरी टर्नओवर बायर की टर्नओवर 12 करोड़ है और मैंने 75 लाख की गुड्स सप्लायर से परचेज कर दी और उससे एक प्रॉमिस कर दिया कि उसे 1 लाख शेयर कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू पे, जो कि जिसकी वैल्यू भी 75 लाख रुपए है, मैं इशू कर दूंगा। तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? तो पेमेंट देयरऑफ इन एनी मोड बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो भी बताया मैंने वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कंसिडरेशन को शेयर इशू करके हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब भी हम शेयर इशू करेंगे या उसका पेमेंट करेंगे तो ये सेक्शन का TDS का इस सेक्शन में हमें काटना होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, विल सेक्शन 194Q अप्लाई टू लॉन ऑफ मटेरियल। अभी सर आप कहेंगे कि लॉन ऑफ मटेरियल सर क्या है? लॉन ऑफ मटेरियल जस्ट बार्टर ऑफ एक्सचेंज से कुछ डिफरेंट है। बार्टर ऑफ एक्सचेंज में क्या है, किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए किसी भी और कंसिडरेशन या और किसी गुड्स के थ्रू हम उसका पेमेंट कर देते हैं। और लॉन ऑफ मटेरियल क्या है कि लेट्स सपोज कि मैंने 10 kg बिल्डिंग मटेरियल का कोई आइटम खरीदा, 10 kg सीमेंट खरीदा लेट्स सपोज, और मेरे सप्लायर ने कह दिया सर इतना ही मैं आपको पेमेंट इतना ही सीमेंट मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। उसने 10 kg का सीमेंट वापस कर दिया, तो सेम क्वांटिटी सेम गुड्स का से ही सेम गुड्स को उसने वापस कर दिया, तो उस केस में ये टाइप हो गया लॉन ऑफ मटेरियल। इस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदर TDS इज रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड फ्रॉम गुड एक्सपोर्टेड अब्रोड। वही रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का खेल है कि जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट बाहर करेंगे, प्रैक्टिकल है ये। एक्सपोर्ट के केस में सेल जो बायर है वो आउटसाइड इंडिया हो गया और सेलर हो गया इनसाइड इंडिया, यानी कि सेलर रेजिडेंट है और बायर आपका नॉन रेजिडेंट है। तो इस केस में लायबिलिटी डिडक्शन दिस प्रोविजन विल अराइज ऑन द नॉन रेजिडेंट बायर, जबकि सेक्शन कहता है रेजिडेंट बायर। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये सेक्शन उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। वेदर ए ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज सेल बी सब्जेक्ट। अगर हम कोई सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन करते हैं, शेयर परचेज सेल के ट्रांजेक्शन करते हैं,
तो वो इस सेक्शन में TDS का ये सेक्शन उसमें कवर होगा कि नहीं होगा। तो इसमें अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन CBDT की नहीं आई है, ये कवर होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये जो सेक्शन 206C1H है वो अप्लाई शेयर ट्रांजैक्शन में नहीं होता, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सेक्शन भी इस ट्रांजैक्शन को कवर नहीं करेगा। वेदर TDS रिक्वायर्ड डिडक्टेड ऑन द ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में एक केस आया था आंध्र प्रदेश वर्सेस नेशनल थर्मल पावर 2002 के केस में कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के कोर्ट ने ये माना कि इलेक्ट्रिसिटी एक गुड्स है, और अगर गुड्स है तो उसके केस में ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब ये कैसे अप्लाई होगा उसके लिए भी CBDT की क्लैरिफिकेशन आएगी, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर है, ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अंडरटेकन आइदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द कंपनी इंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और थ्रू पावर एक्सचेंज। अगर हम सीधे इनसे परचेज करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन पे जहाँ REC का सर्टिफिकेट बात होती है या एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की बात होती है जो कि पावर एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं, उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 206C1H भी इस केस में अप्लाई नहीं होता है। वहाँ ये इसमें एग्जेम्पशन दी हुई है, क्योंकि जो नॉर्मल हम शेयर बाय और परचेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, सेम ही रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहाँ ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडिशनल अलाइड आउट ऑफ पॉकेट एक्सचेंज फ्रॉम पार्ट ऑफ परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो कि हमारे इनवॉइस वैल्यू का पार्ट होते हैं, तो उस केस में इन एक्सपेंसेस पे भी ये TDS का प्रोविज़न अप्लाई होगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि सारे क्वेश्चन का क्रक्स है कि सर हम TDS किस अमाउंट पे काटें, वेदर इज ए बेसिक वैल्यू, वेदर इज ए इनवॉइस वैल्यू, और वेदर दिस इज इंक्लूडेड GST और विदाउट इंक्लूडिंग GST। तो इस पे कोई भी सर्टेन क्लैरिफिकेशन अभी तक CBDT की नहीं आई है। लेकिन एम्बिट ऑफ सेक्शन 206C1H जो कि टोटल इनवॉइस वैल्यू की बात करता है इंक्लूडिंग GST, वही सेम सेक्शन का प्रीव्यू हम इस सेक्शन में लेंगे। हालांकि कई लोगों का मत है कि हमें बेसिक वैल्यू पे काटना चाहिए, क्योंकि TDS के दूसरे प्रोविज़न बेसिक वैल्यू पे अप्लाई होते हैं, जैसे 94J 94Q बेसिक वैल्यू पे TDS काटने की बात करते हैं। लेकिन इस सेक्शन के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ये सेक्शन जो लाया है सेम 2061H की 6C1H की प्रीव्यू में लाया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं इसमें भी रिडक्शन टोटल वैल्यू पे इंक्लूडिंग GST ही होगी। और मैं तो यही कहूँगा कि इस पर आप टोटल वैल्यू पे काटिए जब तक कि कोई क्लैरिफिकेशन CBDT की ना आ जाए, क्योंकि शॉर्ट डिडक्शन और नॉन डिडक्शन के ब्लेम से भी हमें बचना है, उसके पेनल कंसिक्वेंस से भी हमें बचना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टैक्स अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, व्हाट्सअप करें, मेल करें, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो चाहें आप करें। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।